नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने 3 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम मेंस के चौथे पेपर की बारी आती है और चौथे पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चौथा पेपर जो इथिक्स का हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एसएमजे की टेस्ट सीरीज से इथिक्स के किस प्रकार के कैसे प्रश्न आए, किस टाइप के आयोग ने पूछे और कैसे हैं। हम एक एक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहला प्रश्न, अरस्तु के कारणता सिद्धांत के 4 प्रकार कौन से हैं। आयोग ने पहला ही प्रश्न पूछा है 2 नंबर में। आप देख लीजिए जरा एक बार, आयोग ने 2 नंबर में पहला ही प्रश्न पूछा है हमारा। अब देखते हैं एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सीधा आपके सामने अरस्तु के कारणता सिद्धांत के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। तो पहला है हमारा उपादान कारण, दूसरा है हमारा आकार की, और तीसरा है निमित्त, और चौथा है अंतिम। तो ये हम जैसे ही हम देखते हैं कि आयोग ने 2 नंबर में पूछा है तो एसएमजे ने सीधा 2 नंबर के रूप में आपके सामने देख सकते हो। जैसे ही अरस्तु का क्लियर है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपका। आप देख लीजिए जरा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, समानुभूति। समानुभूति से आप क्या समझते हैं। एम्पैथी, समानुभूति से क्या समझते हैं। आयोग ने 2 नंबर में पूछा है, देख सकते हैं। एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सर ने पूछा है सहानुभूति और समानुभूति दोनों क्या है और दोनों को अंतर बताइए। तो देख सकते हैं नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज में समानुभूति क्या होती है। स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियों में रखकर उसके कष्टों को ठीक गहराई से समझना, ये हम उसको महसूस करें, वही होती है हमारी क्या, समानुभूति, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में एम्पैथी। क्लियर है, याद रखिएगा। आपके सामने समानुभूति और नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आयोग ने सीधा पूछा है उद्यमता के नेतृत्व सिद्धांत को समझाइए। आपके सामने उद्यमता के नेतृत्व के सिद्धांत को समझाइए अच्छे लेवल से। और यह पूछा गया है हमारा कितने नंबर में, 7 मार्कर में। अब देखिए जरा एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सीधा उद्यमता के प्रमुख सिद्धांत बताइए और उनका संपूर्ण रूप से विश्लेषण कीजिए। और कौन कौन से आएंगे, हमारा जोसेफ शुम्पीटर का सिद्धांत आ जाएगा, इसमें डेविड जी का आ जाएगा, फ्रैंक नाइट का आ जाएगा। जितने भी उद्यमता के प्रमुख सिद्धांत हैं ये आप देख सकते हैं। ऊपर हमारा आयोग का प्रश्न और नीचे हमारा एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। क्लियर है, देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सीधा। एमपीपीएससी ने सीधा, जैसे पहले हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में हमारे 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, यहाँ पर वो प्रश्न 10 का जगह 11 नंबर का हो जाएगा, 11 मार्कर। तो 11 मार्कर में एमपीपीएससी ने सीधा पूछा है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब देखिए जरा प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से भौगोलिक तत्वों के योगदान की संपूर्ण क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के समय जो भी भौगोलिक सूत्र हैं और भौगोलिक जो तत्व हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में कौन कौन से शामिल हैं, हमारे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक, गुप्त एजेंसी, उनको सब एक्सप्लेन कर देंगे हम नीचे हमारे एसएमजे के मॉडल आंसर से सीधा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा वाला। क्लियर है, आयोग के द्वारा और नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से राष्ट्रीय सुरक्षा वाला है, सीधा प्रश्न मिला सकते हैं आप। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा की स्वदेशी वातावरण कैसे प्रभावित होता है, व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, आपको पता होगा इथिक्स का जो पेपर हुआ है उसमें कहीं ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए, जैसे हमारी सफलता सफलता। इसके एमपीपीएससी के चौथे पेपर में इथिक्स में 3 प्रश्न आए हैं। वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसके भी एमपीपीएससी ने लगातार 2 प्रश्न पूछे हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा के कौन से तत्व थे, दूसरा पूछा है राष्ट्र की सुरक्षा को स्वदेशी वातावरण कैसे निर्मित होता है। तो दोनों एक ही प्रकार से थे, थोड़ा 19-20 डिफरेंस था। तो दोनों प्रश्नों को हम सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते थे आसानी से कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कौन कौन से स्वदेशी वातावरण है। तो वही प्रश्न था, वही मॉडल आंसर, आप थोड़ा बहुत 19-20 करके इसको लिख सकते थे। क्लियर है, देख लीजिए जरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बहुत शानदार सिलेबस की लाइन, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के क्षेत्र अधिकार और कार्य पद्धति का विवेचन कीजिए। जैसे ही लोकायुक्त याद आता है तो आपको लोकपाल भी याद आ जाता होगा। जिस प्रकार केंद्र में जांच के लिए जो हमारा आदि होता है प्रमुख अधिकारी, जो लोकपाल होता है,
और नीचे हमारे राज्य में प्रत्येक राज्य स्तर पर किसकी स्थापना की गई है? लोकायुक्त की स्थापना की गई है। तो आपको याद आ रहा होगा। तो वैसे ही एसएमजे की टेस्ट सीरीज से मिला लेते हैं लोकायुक्त। सर ने एसएमजे की टेस्ट सीरीज में लोकपाल के 2 प्रश्न पूछे हैं। एक लोकपाल पर संपूर्ण टिप्पणी कर दीजिए, इसमें संपूर्ण आ जाएंगे, उनके कार्य क्या होते हैं। एक तो अंतर आ गया, लोकपाल भी नहीं आ जाए, लोकपाल लोकायुक्त, तो दोनों हैं। हम लिख सकते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और सर्वप्रथम स्थापना कहां की गई थी लोकायुक्त की? आपको याद आ रहा होगा, महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। क्लियर है? राज्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार की रोकथाम करना, ये हमारे लोकायुक्त के कार्य है, ये आप याद रखिएगा। और अंत में इसके अंतर्गत जो भी अधिकार क्षेत्र आते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें मुख्यमंत्री, उसके बाद विधायक, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर है? ये 11 नंबर में प्रश्न आया है, ये लिख देंगे हम। दूसरा जो अंतर है, कैसे मुख्यमंत्री, राज्य स्तर के मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार, उसके बाद इसके अन्य राज्यों में क्या क्या है, तो सब में हम सिंपल लैंग्वेज से इस प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे कि लोकायुक्त क्या है, उसके क्षेत्राधिकार और उसकी कार्य पद्धति। और वहीं पर लिख देंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ये व्यक्ति हैं। क्लियर है? तो ये देख लीजिए आपके स्क्रीन के सामने सीधा एसएमजे की टेस्ट सीरीज से और आयोग का प्रश्न। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर सीधा सिलेबस की लाइन, ब्रांड की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ब्रांड की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एमपीपीएससी ने 7 मार्क्स में यह प्रश्न पूछा है एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। ब्रांडिंग किसे कहते हैं, एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या विशेषता है, ये देख सकते हैं। ब्रांड वाला प्रश्न सीधा क्या क्या विशेषता होगी, जरा एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले संक्षिप्त एवं उसका सरल नाम होता है ब्रांड का। दूसरा, उत्पाद के गुणों का परिचायक होता है। विशिष्टता होती है, मौलिकता होती है प्रत्येक ब्रांड की। विधिक सुरक्षा की योग्यता भी होती है ब्रांड की। और विपणन में उत्पाद विभेदीकरण, ये सब हमारे ब्रांड की क्या है, विशेषता होती है। और ब्रांड आपने देखा होगा, कोई भी प्रतीक चिन्ह, कोई भी डिजाइन, इस सब ब्रांड के अंतर्गत आता है। और जो प्रदान करने की संपूर्ण क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये ब्रांड की डेफिनेशन हो जाएगी और ब्रांड की ये प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं आसानी से आयोग के द्वारा ब्रांड की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और ब्रांड के नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सीधा छपा हुआ प्रश्न। तो डायरेक्टली आप आसानी से, अगर वही बोलूंगा मैं, जिस प्रकार पहले दूसरे तीसरे पेपर में सेम प्रश्न फंसे हैं, उसी प्रकार इथिक्स के चौथे पेपर में भी सिलेबस की लाइन और टेस्ट सीरीज में जो पूछे गए अधिकतर वही प्रश्न आपके सामने है। तो मैं वही बोलूंगा, चीजें बहुत आसान हैं। अगर आप लोग सिलेबस के जो कीवर्ड हैं, जो शब्द लिखे हैं, अगर वो पढ़कर गए हैं और आपने आसानी से उनकी आंसर राइटिंग की है प्रैक्टिस के रूप में, तो आसानी से आप उन प्रश्नों को हल कर देंगे, जैसा कि आप लोग करके आए हैं, आप लोगों ने बताया। क्लियर? देख लीजिए ब्रांड की। चलिए नेक्स्ट, बहुत शानदार प्रश्न है। उद्यमिता की प्रक्रिया क्या है, इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। उद्यमिता की प्रक्रिया क्या है, इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। ये आया है हमारे 11 नंबर में प्रश्न, ये आप देख लीजिए, आप आयोग ने पूछा है। इसी के नीचे अथवा है, भारत में उद्यमिता विकास के संदर्भ में संलग्न कौन कौन से जो संगठन है, कौन कौन से जो संगठन है, उसकी संपूर्ण विवेचना कीजिए। एक बार आप देख लीजिए जरा। क्लियर है? वैसे ही सेम एसएमजे ने टेस्ट सीरीज में पूछा है उद्यमिता की प्रक्रिया, ये आप देख सकते हैं। एसएमजे ने उद्यमिता के 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों 11 मार्कर में, 11 मार्क में। उद्यमिता की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, ये देख लीजिए आपके सामने। तो हम लिखेंगे पीटर ड्रेकर के अनुसार, ये कथन लिखेंगे हम। उद्यमिता की संपूर्ण प्रक्रिया के चरण, विचार सृजन, अवसर पहचान, पर्यावरण, व्यवसाय, तकनीकी, वित्तीय संसाधन, ये सब हमारी क्या है, इसके चरण की प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया एसएमजी ने इसी में कि भारत में उद्यमिता विकास के क्रम की विवेचना कीजिए और इसमें क्या क्या महत्व है। तो उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। देख लीजिए आपके सामने है एक बार, ये आयोग का ऊपर मॉडल आयोग का प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, आयोग का सीधा प्रश्न उद्यमिता वाला, और नीचे एसएमजे की
टेस्ट सीरीज से। क्लियर है? तो मैं वही बोलूंगा, चीजें बहुत आसान हैं, और जीवन में भटकाव है उसको दूर करिए, जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार, आप कीवर्ड भी मिला लीजिएगा, सिलेबस की लाइन, सफलता क्या है, सफलता क्या है और सफलता के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए। एमपीपीएससी ने यह प्रश्न सीधा 11 मार्कर में पूछा है आपके सामने। देखिए सफलता क्या है और सफलता के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारकों का वर्णन करो। एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सीधा मिला लीजिए आप एक एक शब्द को। सफलता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों को रेखांकित कीजिए। ये आप देख सकते हैं सीधे एसएमजी ने 11 मार्कर में आपके सामने, जो अभी आयोग ने पूछा है, सीधा रटिए, सीधा अच्छे से याद करो और जाकर छाप आओ। देख लीजिए आपके सामने कहाँ है भटकाव, सामने आपकी स्क्रीन पर सेम वही क्वेश्चन। तो सफलता के लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं आप एक बार चेक कर लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना लिख देंगे इसमें, स्पष्ट योजना बनाना लिख देंगे, प्रासंगिक शिक्षा कौशल प्राप्त, अच्छी आदतें विकसित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण, दिनचर्या बनाना, गलतियों से सीखना। ये सब हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार कारक हैं। और हमेशा मोटिवेट रहना, हमेशा मोटिवेट रहना, दिनचर्या बनाना, नियम से हमें पढ़ना, स्पष्ट योजना बनाना, प्रासंगिक शिक्षा, अच्छी आदतें, ये सफलता के लिए जिम्मेदार कारक हैं। सफलता आपको पता है एक दिन में तो मिलती नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर अच्छा डिसिप्लिन है, दिनचर्या अच्छी है, पॉजिटिव थिंक है, हमारी सकारात्मक विचार हैं, दिनचर्या को नियम से फॉलो कर रहे हैं, स्पष्ट आपकी योजना है और लक्ष्य पर फोकस है, तो उम्मीद है आप एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो उसी प्रकार एमपीपीएससी ने 11 मार्कर में प्रश्न पूछा है, देख सकते हो। एक बार पुनः मैं बता रहा हूं, आयोग का प्रश्न सफलता क्या है और सफलता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कौन कौन से कारक है उसका वर्णन कीजिए। तो आप देख लीजिए सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सफलता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों को रेखांकित कीजिए, एक एक से हम लिख देंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार। मैंने बोला ना आपको इस बार एमपीपीएससी के जो एथिक्स के पेपर में 2 से 3 प्रश्न हमारे सफलता के आए हैं, और वो भी डायरेक्टली आए हैं, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया है सीधा हमारा, क्या आया है, आयोग ने पूछा है 7 नंबर में, वो 10 नंबर का सॉरी 11 नंबर का प्रश्न था जो अभी मैंने बताया। पर्याप्त सूचना का अभाव सफलता के लिए महत्वपूर्ण बाधा है। पर्याप्त सूचना, अगर आपको पर्याप्त रूप से सूचना नहीं है, कैसे दिनचर्या बनाना है, किस टाइप से पढ़ना है, कैसे हमें मोटिवेट रहना है, क्या क्या चीजें हमें आवश्यक है, क्या रणनीति होनी चाहिए, अगर ये आपको चीजें नहीं पता तो उम्मीद है आप असफल जरूर होंगे, वही नियम है। और फिर जब सफल होंगे तब आपने उन चीजों को सुधारा होगा, तब आप सफल है। यही है, तो वही प्रश्न है कि पर्याप्त सूचना के अभाव में सफलता के लिए कौन सी एक महत्वपूर्ण बाधा, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब ए आयोग ने पूछा 7 नंबर में, एसएमजे ने वही प्रश्न के लाइन से 4 मॉडल आंसर बना दिए आपके सामने, जो मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए जरा, मिलाइए जरा। पहला प्रश्न, असफलता किस प्रकार एक सीख बन सकती है, तो ए भी हम लिख सकते हैं। गलत उसी में कैसे हमने बाधा है, गलतियों से सीखना, असफलता का एक अवसर, विफलता को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना, मोटिवेट रहना, सुरक्षित माहौल, ये सब। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो एसएमजी ने एक ए फिट हो जाएगा हमारा, असफलता में एक ए। क्लियर? दूसरा, सफलता सुनिश्चित करने के प्रमुख कौन कौन से कारक हैं, जो दिक्कत आ रही थी वो ए है, माइनस पॉइंट, और जो पॉजिटिव है कौन से प्रमुख कारक है, तो ए भी है। तो उम्मीद है दोनों प्रश्न क्लियर। तो चीजें बहुत आसान है, देख लीजिए। और नीचे एक और पूछ लिया, सफलता असफलता किस प्रकार संबंधित है, तो वही मैं बोलूंगा। मैं आयोग पूछ रहा है 1 या 2 प्रश्न टेस्ट में, उसी के तोड़कर 5-7 प्रश्न पूछे जा रहे लाइन से, तो चीजें तो फंसनी है ना भैया। अगर आपके सिलेबस के एक बिंदु को रेखांकित किया गया है, उसी से बार बार टेस्ट में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो कैसे गलत हो जाएगा हमारा प्रश्न, देख लीजिए आप लोगों के सामने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फिर रिपीट हो गया, तीसरा प्रश्न आ गया, असफलता को स्वीकार करने से क्या आशय है? असफलता को स्वीकार करने से, आप देख सकते हैं आयोग ने पूछा है असफलता को स्वीकार करने से क्या आशय है। क्लियर है? असफलता को स्वीकार करने से क्या आशय है? असफलता किस प्रकार एक सीख बन सकती है? सीख बन सकती है मतलब हमने स्वीकार कर लिया है, कैसे सीख बन सकती है उसको संक्षेप में समझाइए। तो वही प्रश्न के हम, वो प्रश्न आप डायरेक्ट इर्द गिर्द थोड़ा घुमाकर पूछा गया, उसमें डायरेक्ट लिया गया, तो दोनों प्रश्न में हम लिख सकते हैं सेम वही प्रश्न। देख लीजिए आपके सामने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार। आयोग ने सीधा पूछा है प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन क्या होता है। देखिए जरा, प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर बताइए। वही एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सीधा आपके सामने अंतर है कि प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है। तो देख सकते हैं प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण है, लोक प्रशासन होता है जो हमारा एक संकुचित दृष्टिकोण होता है। आप देख लीजिए, प्रशासन जो होता है उस एक प्रक्रिया होती है प्रशासन की, और लोक प्रशासन एक तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य संपन्न किए जाते हैं, संपन्न या करते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर याद आ रहा होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? ये आयोग का प्रश्न हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिएगा। ये आयोग का प्रश्न, प्रशासन लोक प्रशासन में अंतर, और नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज है सीधा डायरेक्टली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समय प्रबंधन का सार क्या है उस पर टिप्पणी कीजिए। आयोग ने पूछा है समय प्रबंधन क्या है, डायरेक्ट ओपन क्वेश्चन है। समय प्रबंधन पर आपको जो भी आता है वो लिख दीजिए, क्योंकि ओपन क्वेश्चन है। समय प्रबंधन पर टिप्पणी कीजिए, क्या सार है वही। एसएमजे ने वही प्रश्न 11 मार्कर में पूछा है समय प्रबंधन, और घुमाकर पूछा है, थोड़ा सब आ जाएगा, समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। एक प्रशासक के लिए समय प्रबंधन की प्रासंगिकता पर अपने विचार दीजिए। बहुत शानदार है। जैसे आपने देखा होगा हर चीज के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक डायरी मेंटेन रखते हैं, या बड़े आपने देखा होगा बड़े मुख्यमंत्री हुए या विधायक हुए या अधिकतर जो भी प्रतिनिधि हुए, सांसद वगैरह सब लोग, ये उनके साथ पीए रहता है, एक डायरी मेंटेन होती है, उनकी एक एक गतिविधियां लिखते हैं कि फलाने समय को कहाँ जाना है, इस मिनट पर हमको क्या करना है, हर चीज एक दिनचर्या के रूप में मेंटेन रहती है। आज यहाँ फीता काटना है, आज यहाँ उद्घाटन करना है, आज वहाँ सामा है। तो यही एक अच्छे लोक सेवक के रूप में होता है कि समय प्रबंधन, जिसका समय प्रबंधन अच्छा है ना, वो वास्तव रूप से हर चीज में माहिर होगा। ये नियम है समय। तो वही प्रश्न आया, आयोग ने सीधा पूछा समय प्रबंधन पर टिप्पणी कीजिए। आप सीधा है 11 नंबर में समय प्रबंधन क्या क्या होता है, संतुलन, प्रोन्नति, उत्पादक में वृद्धि, इस सीधा आप आसानी से याद कीजिए और लिख सकते हो, आपके सामने है। क्लियर? 7 नंबर में सीधा 60 शब्द 65, ये आपके सामने 11 मार्कर में पूछा है टेस्ट से, लिख दीजिए। क्लियर? एक बार देख लीजिए समय प्रबंधन का सारे टिप्पणी। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है। जैसे ही मेक इन इंडिया याद आता है तो आपको सितंबर 25 सितंबर ये ना शायद याद आ रहा हो 2014। चलिए, तो मेक इन इंडिया आता है। देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है, आयोग ने सीधा पूछा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है। सर ने सीधा पूछ लिया मेक इन इंडिया क्या है, इसके 4 स्तंभ बता दो, गलती से ना आ जाए। अगर गलती से आयोग ने 4 स्तंभ पूछ लिए तो वहां पर सब लोग फ्लॉप हो जाएंगे कि मेक इन इंडिया योजना तो हमें पता है, जो आयोग ने लड्डू की तरह पूछ लिया, लेकिन स्तंभ नहीं पता। तो पहले ही मतलब सरल से लेके कठिन तक की अभ्यास टेस्ट सीरीज। तो देख लीजिए जरा 4 स्तंभ, नई प्रक्रिया, नई अवसंरचना, नई क्षेत्र, नई सोच। लेकिन आयोग ने सीधा पूछा कार्यक्रम क्या है, तो सीधा लिख दीजिए भारत में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया की स्थापना की गई थी। दूसरा 25 सितंबर 2014, शायद 25 है, 2014 को यह की गई थी, और इसके 4 स्तंभ लिखना चाहो लिख सकते हो। क्लियर है? तो लिख देंगे सीधा हमें सामने। तो देख लीजिए आपके सामने मेक इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, सिलेबस की लाइन आप देख लीजिए। एमपीपीएससी का अगर आप देखोगे अच्छे लेवल से, एमपीपीएससी में हमेशा हमेशा प्रश्न रिपीट होते हैं, चाहे इतिहास का पेपर ले लो, चाहे पॉलिटी का ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, चाहे साइंस ले लो, चाहे इकोनॉमी, चाहे हमारा एथिक्स ले लीजिए,
कोई सा भी पेपर लीजिए, आप एक बार पुराने पेपरों का अध्ययन करो, वास्तविक रूप से आपको 2, 4, 6 प्रश्न आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। नहीं है विश्वास तो देखिए, एक दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद आया ना, 50 बार आ चुका है। उठाइए पुराने पेपर। व्यक्तिगत भिन्नता वाला क्वेश्चन, रूढ़िवादिता वाला, अभिप्रेरणा 50 बार आ चुके हैं, फिर भी हम आसानी से याद नहीं कर रहे हो ना अच्छा लिख पा रहे। तो चीजें देख लीजिए। तो हमारे सामने सीधा है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आयोग ने सीधा पूछा 7 मार्कर में व्यक्तिगत भिन्नता के समक्ष कौन कौन से कारक हैं, ये देखिए। नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। तो देखिए जरा आयोग का प्रश्न, ये नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से व्यक्तिगत भिन्नता में कौन कौन आ जाएंगे हमारे, ये सब आ जाएंगे। नंबर 1 आनुवांशिकता, पर्यावरण, प्रजातीयता, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग, स्वास्थ्य वगैरह, ये सब हम क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को। ये 7 मार्कर में आ चुका है। उठाइए पेपर, 40 बार आ चुका है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रश्न तो लड्डू की तरह, कुछ लोग बोल रहे थे कि टफ लगा था, बन नहीं रहा था, भूल गए थे दिमाग से, बात हो रही थी स्टूडेंटों से तो बता रहे थे प्रस्थानत्रयी क्या है। तो देखिए ये सीधा आयोग ने पूछा है प्रस्थानत्रयी 2 नंबर में, आयोग ने पूछा है प्रस्थानत्रयी 2 नंबर में, वहीं एसएमजे ने प्रस्थानत्रयी पूछा है 2 नंबर में। आप देख सकते हो, प्रस्थानत्रयी आयोग ने पूछा है, एसएमजे ने पूछा प्रस्थानत्रयी से क्या है। भारतीय दर्शन परंपरा में उपनिषद हुए, ब्रह्मसूत्र हुए, गीता हुए, इसको संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिए, चाहे ब्रह्मसूत्र हुए, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हुए। तो क्लियर है, ये हमारा आयोग का प्रश्न प्रस्थानत्रयी, और नीचे हमारे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से प्रस्थानत्रयी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी प्रश्न की मैं बोल रहा था, एमपीपीएससी ने प्रश्न लगभग 50 से 55 बार रिपीट किया। देख लीजिए पुराने पेपर उठाकर, बहुत आसानी से लिख देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समझाइए। तो देखिए जरा, दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद व्यक्ति और समाज का समन्वय कैसे किया जाता है, उसमें एक डायग्राम बनता है, परिवार, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अनंत ब्रह्मांड, एक गोल वाला याद आ रहा होगा आपको। तो वही चीजें, वही लिखना था इसमें। नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद दर्शन, अंत में निष्कर्ष लिख लेंगे कि यह सिद्धांत, यह एकात्म मानववाद यथा पिंडे ब्रह्मांड की अवधारणा पर आधारित है। समझ में आया? बस शानदार लेवल से लिख देंगे। देखिए जरा ये मॉडल आंसर में सामने एकात्म मानववाद। क्लियर? चलिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताए थे, पहला प्रश्न आया था अरस्तु के कारणता सिद्धांत, जो 4 उपादान वगैरह है वो सब, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आता है बौद्ध दर्शन में द्वादश निधान चक्र क्या है। देखिए जरा, बौद्ध दर्शन में आयोग का प्रश्न, और नीचे हमारी एसएमजे टेस्ट सीरीज से आयोग ने 2 नंबर में पूछा है, सर ने 7 नंबर में पूछ लिया कि द्वादश निधन क्या होता है, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। जरा, मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, अन्य, सब आ जाएगा हमारे। आप देख लीजिएगा, महात्मा बुद्ध के 4 सत्य, आर्य सत्य है, जो देख लीजिए, ये है। ये नीचे हमारा ऊपर आयोग का प्रश्न, बौद्ध दर्शन के द्वादश निदान, और नीचे हमारी एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। क्लियर? चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। एमपीपीएससी में प्रश्न सीबीटी के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, और एक और है तीसरा हमारा कौन सा है, भावात्मक पक्ष, जो मनोवृत्ति से संबंधित है, जैसे सीबीटी याद आ रहा। एमपीपीएससी ने यह प्रश्न 11 नंबर में पूछा है। देख लीजिए जरा आपके सामने, एक बार प्रश्न को मैं दोबारा पढ़कर बता देता हूं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटी की विवेचना संपूर्ण रूप से कीजिए। संज्ञानात्मक एसएमजे ने पूछा है टेस्ट सीरीज में, आपके सामने मिला लीजिए जरा। मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तत्व एबीसी मॉडल की संपूर्ण व्याख्या कीजिए। आपके सामने है,
परिभाषा लिख देंगे पहले अच्छे लेवल से 2-3 लाइन, फिर संज्ञानात्मक बता देंगे, उदाहरण, भावात्मक, फिर उदाहरण, फिर व्यवहारात्मक। जो पूछा गया आप लिख दीजिए। टेस्ट आयोग ने भी 11 नंबर में पूछा, एसएमजे की टेस्ट सीरीज में भी 11 नंबर में। देख लीजिए जरा, आपके सामने है मनोवृत्ति, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सीबीटी। ये देखिए जरा, चीजें आसान है तो वही बोल रहा हूं, तो जीवन में भटकाव क्यों है। चलिए, अरविंदो बहुत शानदार, जैसे हमारा ये प्रश्न मिला 11 नंबर में, उसके ऊपर हमारा अरविंदो पूछा गया है, और नीचे शंकर, ये भी फंसा है। शंकर का जीव जगत ब्रह्मा अदय, तो ये सब आ चुका है, पहले भी आ गया है, आयोग ने फिर पूछ लिया शंकर। और जैसे ही अरविंदो याद आता है तो अरविंदो जी का एक अति मानस वाला सिद्धांत है, मानस, अतिमानस, अधिमानस की विवेचना। तो पूरा विकासवाद का संपूर्ण, आयोग ने सीधा पूछ लिया अरविंदो जी के विकासवाद का संपूर्ण वर्णन कीजिए, तो आप देख सकते हो। तो उसी प्रकार अरविंदो एसएमजे की टेस्ट सीरीज में 11 नंबर में, तो हम पूरा लिख देंगे अरविंदो जी के बारे में, क्या क्या उनके विकासात्मक के बारे में वर्णन है, और उनकी डेफिनेशन वगैरह, और डायग्राम बना देंगे शानदार लेवल से। शंकर भी एमबीपीएससी में आ चुका है, 22 में, 24 के मेंस में, अन्य में उठाइए 3-4 बार, तो बहुत फेवरेट है। यह वही क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता, आत्मा ब्रह्मा, उसी से इर्द गिर्द है, हम लिख सकते हैं इसको आसानी से। क्लियर है? तो देख सकते हैं हमारा अरविंदो भी आ गया, संज्ञानात्मक मनोवृत्ति भी आ गया 11 नंबर में, तो बचे क्या फिर अधिकतर। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? आपको याद आ रहा होगा, भ्रष्टाचार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, याद आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए जरा। ये आयोग का प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार का मापन करता है, अंक भी देता है, 0 से कितने होते हैं, उसमें कौन सा सूचकांक होता है, और यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसके द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीपीआई। क्लियर? देख लीजिए आयोग का प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वैसे ही एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। क्लियर? नेक्स्ट, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के उद्देश्य प्रकाश बताइए, वही अंतरराष्ट्रीय वाला, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रकाश डालिए। आप देख सकते हो नीचे एसएमजे ने भी पूछा है, और ऊपर आयोग का प्रश्न। क्लियर है? अभी ऊपर आयोग का कारण भी आया है, मैं बताऊंगा, अब साथ भी आया है, सारे क्वेश्चन से देखिए लाइन से। व्यक्तिगत भिन्नता भी मैंने आपको बता दिया, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ वाला भी लेकर आया हूं, और अवसाद वाला भी बताऊंगा अभी आपके सामने, और कारण भी बताऊंगा। सारे प्रश्न तो आए हैं, देख लीजिए आप लोग, यह आयोग का पेपर है, और नीचे टेस्ट, सिर्फ टेस्ट देख लीजिए। तो भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, एसएमजे के टेस्ट से भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र पर संहिता के कौन कौन से उद्देश्य हैं, संपूर्ण रूप से इसके प्रावधान क्या क्या, सकारात्मक नेगेटिव वगैरह सब लिख देंगे, ये सीधा। और ये 2003 में अपनाया गया था, देख लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, लीजिए आपके सामने थे, ऊपर वाला व्यक्तिगत भिन्नता बता दिया मैंने, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र वाला बता दिया। अब भ्रष्टाचार के कारण, तीसरा प्रश्न देख लीजिए आपके सामने, भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आयोग का प्रश्न, भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों का संक्षेप में विवरण दीजिए, एक बार देखिए। और नीचे टेस्ट का, भ्रष्टाचार के कौन कौन से कारक हैं, कारण है, उनका संक्षेप में वर्णन किए। जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है, विवेकाधीन शक्ति या पारदर्शिता, न्यायिक विलंब, ये सब हम इसमें सारे आयाम लिख देंगे, देख लीजिए जरा। तो ऊपर आयोग का प्रश्न, भ्रष्टाचार के कारण, और नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज। क्लियर? आयोग ने सीधा पूछा है नैतिक उत्तरदायित्व की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं नैतिक उत्तरदायित्व क्या होता है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वतंत्र संकल्प और विवेक से किए गए कार्यों के नैतिक परिणाम को स्वीकार करने तथा उनके प्रति जवाबदेह होने की आंतरिक योजना या आंतरिक चेतना ही हमारी नैतिक उत्तरदायित्व है। क्लियर है? तो ये देख लीजिए एसएमजे से, और ऊपर आयोग का प्रश्न। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया समानुभूति वाला आया था शुरू में, स्टार्टिंग में मैंने ये प्रश्न बता दिया, समानुभूति इम्पैथी, दूसरों के प्रति किस प्रकार रखनी चाहिए हमें, वही चीज है। दूसरा प्रश्न उसी के नीचे, सामाजिक दुर्भीति, या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एक फेमस शब्द है इसका, सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, सामाजिक दुर्भीति क्या है, तो वही है नीचे आप देख लीजिए, उसी से संबंधित है। सामाजिक दुर्भीता या दुश्चिंता क्या है, ये आप मिला लीजिए। ये आयोग का प्रश्न, नीचे एसएमजी की टेस्ट सीरीज, सामाजिक दुर्भीता मनोविकार क्या है, लिख दीजिए अच्छे लेवल से डेफिनेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा। जैसे अभिप्रेरणा याद आता है तो आपको मैस्लो याद आ जाता है। आयोग ने यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा है, अभिप्रेरणा। सर ने सोचा कि गलती से 11 नंबर में ना आ जाए, तो एसएमजी ने 11 नंबर में अभिप्रेरणा पूछ लिया। आपके सामने है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अब्राहम मैस्लो इसके जनक हैं। आवश्यकता पदानुक्रम इसका वर्णन कीजिए, जो सिद्धांत है ना नीचे 3-4 एंगल वाला। तो देखिए आयोग ने डेफिनेशन पूछी है, तो लिख देंगे हम अभिप्रेरणा, वो आंतरिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो मनुष्य को विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के निरंतर कार्य के लिए प्रेरित करती है। ये बाह होती है, याद आ रहा है आपको, और मैस्लो इसके जनक है। तो अभिप्रेरणा ये आयोग, और नीचे एसएमजी के टेस्ट। क्लियर, चलिए व्यक्तिगत भिन्नता बता दिया, कारण बता दिया, राष्ट्रसंघ बचा एक बीच का प्रश्न, इसको क्यों छोड़े, देख लीजिए भी फंस गया सीधा। क्या पूछा है? अवसाद के लक्षणों की विवेचना कीजिए। आयोग ने सीधे 7 नंबर में पूछा अवसाद के लक्षणों की, तो देख सकते हैं अवसाद के कौन कौन से व्यवहारिक जो लक्षण हैं सारे हम लिख देंगे। निरंतर उदासी, रुचि का अभाव, एकाग्रता में कमी, नकारात्मक नींद में। तो देख लीजिए एसएमजे के टेस्ट से। क्लियर आपके सामने ये रहा प्रश्न, अवसाद के लक्षण। चलिए, भगवत गीता के अनुसार लोक संग्रह की महत्ता बताइए। अब ये भगवत गीता का आपको याद आ रहा होगा, हमेशा है गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत। 2-3 प्रश्न आते, प्रशासन में क्या भूमिका है, तो सर ने 11 नंबर में ही पूछ लिया भगवत गीता का संपूर्ण नीति शास्त्र में क्या है, लोक प्रशासन में दुविधा सुलझाना। तो आप कैसे भी इस प्रश्न को डील कर सकते हैं लोक संग्रह में, ये आपका मॉडल आंसर, कैसे भी लिख दीजिए नॉर्मली। तो देख लीजिए आपके सामने। क्लियर है, हो गया भगवत गीता। तो वही मैं बोलूंगा, मैं चीजें बहुत आसान हैं, चीजें बहुत आसान हैं, भटकाओ ना। ये आपका आयोग का 4th पेपर हो गया। जितने भी प्रश्न थे डायरेक्टली आपके 11 नंबर के, 7 नंबर के, 2 नंबर के, जितने भी थे अधिकतर मैंने आपको बता दिया। तो जिस प्रकार हमने संपूर्ण यात्रा कर ली है एमपीपीएससी की, मेंस के पहले पेपर को हमने शानदार लेवल से एनालिसिस किया, आयोग की टेस्ट, आयोग के प्रश्न और एसएमजे की टेस्टों से। अधिकतर सारे ही प्रश्न थे, अथवा वाले भी थे, इतिहास के 2-4 प्रश्नों को उठा दो। ऐसे ही हमने सेकंड पेपर में सोशियोलॉजी, पॉलिटी को विस्तार से किया। थर्ड पेपर को, इकोनॉमी को भी हमने मेक इन इंडिया, याद आ रहा होगा, एमएसएमई, अथवा भी फंसे, लाया था आपके सामने। ऐसे ही हमने आज चौथे पेपर को संपूर्ण रूप से डिस्कस किया। 2 नंबर के, 7 नंबर के, 11 नंबर के प्रश्न आए, जैसे आपको मैंने पूरे बता दिए। क्लियर है, तो चीजें बहुत आसान है। अगर आप सिलेबस के कीवर्ड को भी पढ़कर गए हैं और उसको आपने नोट्स में तैयार किया है और टेस्ट दिए हैं, टेस्ट भी लगा कर गए, तो आसानी से आपका सिलेक्शन श्योर है। क्लियर है, जो मैंने आपके सामने देख लीजिए, आप लाइन से मिला लीजिए। ये आयोग के प्रश्न इस सामने, भगवत गीता का लोक संग्रह आ गया है, व्यक्तिगत भिन्नता मैंने बता दिया, अवसाद का लक्षण भी हो गया, भ्रष्टाचार के कारण भी हो गया, इसके नीचे राष्ट्र संघ वाला थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चीजें कहाँ है, इसलिए बस सही दिशा में मेहनत कीजिए। अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज हमारा सेशन समाप्त हुआ। मेंस के चारों पेपरों को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है।